बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। टैक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट एक ऐसा एरिया है जो सिर्फ आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि इससे 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा, बल्कि आपको इसलिए भी ये पढ़ना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आपको मिलेंगे आगे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्कशन होगी और वो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज़ किए जाएंगे जो जनरली टैक्स में ही यूज़ किए जाते हैं या किसी दूसरे जगह पर बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप उन सारे वर्ड्स के साथ फ्रेंडली नहीं रहोगे, अगर वो सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझे हुए नहीं रहेंगे, तो फिर उस जगह पर जब आप लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में डिस्कशन में देखोगे तो वहाँ पर वो शब्द आपको परेशान कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट के अंदर टैक्स में किन किन बातों के ऊपर या किन किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक कंसेप्ट में आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं टैक्स का मीनिंग। तो टैक्स की सिंपल मीनिंग आप जानते हो कि सिंपली अ टैक्स इज़ अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। हर देश की सरकार अपने लोगों से उनके इनकम के ऊपर एक चार्ज रखती है। ये चार्ज वो इसलिए करती क्योंकि देश को चलाने के लिए इसके हेल्थ सिस्टम, इसके एजुकेशन सिस्टम, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी और ये पैसे आपसे आपके इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज के रूप में कलेक्ट किए जाएंगे। टैक्स सिंपली दो तरीके का होता है, देख रहे हैं हम लोग, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स सिंपली बताता है कि द टैक्स इंसिडेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ विच फॉल ऑन द सेम पर्सन एंड रिकवर्ड फ्रॉम द सेम पर्सन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। मतलब एक ही आदमी के ऊपर अगर गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स चार्ज किया गया और उसी व्यक्ति के द्वारा जिसने इनकम कमाई है अगर उसी से कलेक्ट किया जाता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे आप बोल सकते हो एग्जाम्पल के रूप में इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। कोई भी पर्सन अगर इनकम अर्न करेगा तो उसको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद। और अगर कोई पर्सन इनकम अर्न नहीं करता तो उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स चार्ज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन बोलता है कि द टैक्स इंसिडेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ विच फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। दैट मीन्स एसएससी ट्रांसफर इज टैक्स बर्डन टू सम अनदर पर्सन एंड अल्टीमेटली इट इज बॉर्न बाय द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स में दो पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं। गवर्नमेंट जिनके ऊपर टैक्स चार्ज करता है वो अपना बर्डन दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसको वो लोग माल बेचते हैं, और अगर दूसरा पर्सन किसी तीसरे पर्सन को माल बेच रहा है तो वो अपना टैक्स का बर्डन तीसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। तो फाइनली ये बर्डन एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हुए फाइनली चला जाता है कंज्यूमर के पास और लास्ट में कंज्यूमर के द्वारा ही ये टैक्स बियर किया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता सकते हैं किसका नाम, जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें भी हम लोग बर्डन दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं और फाइनली ये बर्डन किसके द्वारा बियर किया जाता है, कंज्यूमर के द्वारा। इसलिए कभी आपसे अगर कोई ये पूछे कि क्या आप टैक्स पे करते हो तो आप पहले सोचोगे। अगर मान लीजिए आप इनकम अर्न करते हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ हम टैक्स पे करते हैं और हम दोनों टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। और अगर मान लीजिए आप इनकम अर्न नहीं करते तो आप बोलेंगे कि हाँ हम टैक्स पे करते हैं बट डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते क्योंकि हमारी कोई इनकम नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं क्योंकि जितना भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है, बाहर से हम लोग जो कुछ भी खरीदते हैं, आप बाहर जाकर एक कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हो या एक चिप्स का पैकेट भी खा ले रहे हो तो उसमें भी एक टैक्स जुड़ा हुआ है, किसके नाम से, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से। तो आप बोलेंगे कि हाँ हमारी इनकम नहीं है तो हम डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहे हैं बट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग पे करते हैं। इसके बाद देख रहे हैं और क्या पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है इनकम के रूप में। इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। आप जानते हैं टैक्स एक लॉ है और लॉ के अंदर हर चीज़ें सेक्शन सबसेक्शन बनाकर लिखी होती हैं। तो इनकम के अंदर वो सारे टर्म लिखे हुए हैं कि कौन कौन से इनकम आप अर्न करोगे जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप लॉटरी में जीत गए, आप किसी कंपनी के शेयर्स पे डिविडेंड पा रहे हो, आप क्रॉसवर्ड पजल से जीत रहे हो, कहीं से भी आपका इनकम जनरेट होगा। तो कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट होगा वो एक लिस्ट ऑफ आइटम बनाकर इनकम के अंदर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एसएससी।
एसएससी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एसएससी इंडिकेट करता है वो पर्सन जिसके द्वारा किसी भी तरीके का फाइन, टैक्स या चार्जेस गवर्नमेंट को पे किया जाता है। मतलब एनी पर्सन बाय हुम एनी काइंड ऑफ टैक्स, फाइन और पेनाल्टी पेड और पेएबल टू द गवर्नमेंट इज नोन एज एसएससी। आप जिस दिन इनकम अर्न करना शुरू कर दोगे और टैक्स पे करना शुरू कर दोगे, आपके नाम के सामने भी जब इनकम टैक्स फाइल रिटर्न होगा तो आप देखोगे लिखा रहेगा एसएससी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। असेसमेंट ईयर इज ए ईयर इन विच द इनकम अर्न बाय यू इज कैलकुलेट एंड टैक्स इज पेड। जिस साल हम लोग इनकम की सारी कैलकुलेशन करते हैं कि हमने पिछले साल कितना कमाया था और उस सारी कैलकुलेशन को करके हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे अभी आपका साल कौन सा चल रहा है, अभी मार्च एंडिंग नहीं हुआ, तो आप बोल सकते हो कि हमारा ईयर फिनेंशियल ईयर के रूप में चल रहा है। अप्रैल टू मार्च अगर कंसिडर करें तो हमारा चल रहा है 21-22। तो ये जो करंट में आपका ईयर चलता रहता है इसको हम लोग नाम देते हैं असेसमेंट ईयर। और जो इनकम हम ठीक इसके पीछे कमाए थे, दैट मीन्स हमने 2021 में जो इनकम कमाया होगा उस इनकम के ऊपर इस साल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और टैक्स पे करेंगे। जिस साल इनकम हम लोग कमाए रहते हैं असेसमेंट ईयर के ठीक पीछे वाला साल, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रीवियस ईयर। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि आपका असेसमेंट ईयर क्या है, तो आप बोलोगे कि हमारा असेसमेंट ईयर 2021 से 2022 का है। और अगर प्रीवियस ईयर पूछे तो आप बोलोगे हमारा प्रीवियस ईयर 2021 का है। इन दोनों के केस में हम लोग फिनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, दैट मस्ट बी कमेंस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि और हम लोगों को किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में जब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इसका मतलब जिस साल इनकम कैलकुलेट होगा उस साल, जिस साल टैक्स पे होगा, इनकम लिया जाएगा उसके पीछे वाले साल का। तो जिस साल कैलकुलेशन होगी वो असेसमेंट ईयर है और जिस साल का इनकम लिया जाएगा वो प्रीवियस ईयर है। दोनों अलग अलग हमेशा चलेगा। जैसे ये साल जब मार्च खत्म हो जाएगा तो असेसमेंट ईयर आपका शुरू हो जाएगा 22-23, तो उस समय आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21-22। तो जब दिमाग में ये थॉट आ जाती है तो हम लोग हमेशा असेसमेंट ईयर का ईयर अलग सोचते हैं और प्रीवियस ईयर का अलग। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम होता है। जैसे प्रीवियस ईयर अगर 21-22 है तो असेसमेंट ईयर भी 21-22 ही लिया जाएगा। ऐसे 5 केसेस बनते हैं, वो केसेस आप लोग ध्यान में रखिएगा। उस केसेस में उस पर भी एक 5 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन पूछ देता है कि स्टेट द 5 केसेस इन विच असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर सेम। तो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 केसेस ऐसे हैं। पहला केस है इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट एसएससी अराइजिंग फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। जैसे शिपिंग बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व हो, उस बिजनेस में इन्वॉल्व होने पर आपका जो भी इनकम जनरेट होगा वो जिस साल आप इनकम कमाओगे उसी साल चार्जेबल होगा। मतलब आपका प्रीवियस ईयर और आपका असेसमेंट ईयर उस केस में सेम रहेगा। दूसरा एक केसेस बनता है इसमें इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है बहुत लंबे समय के लिए या फिर समझ लो परमानेंटली जा रहा है, तो उसके केस में भी उसका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम रहेगा। मतलब अगर वो 21-22 के केस में है, इस ईयर में है और वो 22 के मार्च में ही जा रहा है इंडिया के बाहर, तो इस साल उसने जो कमाया है उसको इसी साल टैक्स पे करके जाना पड़ेगा। उसके केस में भी उसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा। इसके बाद 3rd नंबर पॉइंट इसके अंदर में आप बोल सकते हो इनकम ऑफ ए बडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे आप कोई ऐसा शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेस फॉर्म किए हो और उसमें अगर आप इनकम अर्न करते हो तो उसमें भी आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम रहेगा। नेक्स्ट, चौथे नंबर केस में इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो टैक्स को अवॉइड करने के लिए अपने प्रॉपर्टी को दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर ऐसे केसेस में इनकम टैक्स वालों को लगा कि आपने इस टैक्स को अवॉइड करने के लिए ये काम किया है, तो उसमें आपको उसी साल टैक्स पे करके तब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। और पांचवा इसका कंडीशन बनता है, पांचवा कंडीशन आपका बनता है इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस। जैसे बिजनेस आपका पूरा कंटिन्यू नहीं चलेगा, इस साल के बाद बंद कर दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन में कोई बिजनेस आप चलाते हो तो उसमें भी आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम रहेगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ये हमेशा बोलोगे कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर अलग अलग होता है, लेकिन 5 ऐसे केसेस बनते हैं जिसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं और हम लोगों को बेसिक में क्या किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो अगला एक पॉइंट आ गया आपके सामने पर्सन। इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर भी कभी कभी एक क्वेश्चन अलग से बनाकर दे देता है पर्सन के ऊपर। पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, एक्चुअली पर्सन के अंदर में कुछ लोगों को इंक्लूड करके रखा गया है कि किसके किसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, उन लोगों को रखा गया है पर्सन के अंदर। अब इसके अंदर जनरली आ जाते हैं आपके इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक फर्म जो पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं, कोई कंपनी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, जनरली अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर फॉर सम कॉमन पर्पस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ग्रुप ऑफ पर्सन बना के जब कोई भी सेम काम करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उस ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI बोलते हैं कि ग्रुप बनता है इसमें, लेकिन पूरे पर्सन का ग्रुप नहीं बनता, सिर्फ इंडिविजुअल का ग्रुप बनता है। और वो ग्रुप भी फॉर्म होता है एक कॉमन पर्पस के लिए, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता, उनका पर्पस होता है सोशल वेलफेयर। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो भी पर्सन के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। फिर कोई एक लोकल अथॉरिटी, और उसके बाद एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग अंडर एबव कैटेगरी, मतलब जो इंडिविजुअल, कंपनी, HUF, फर्म, AOP, BOI लोकल अथॉरिटी के अंदर नहीं है लेकिन कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको भी पर्सन के अंदर कंसिडर किया जाता है और उनके ऊपर भी टैक्स की चार्जेबिलिटी बनती है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसलिए आप देखोगे आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर एक गॉड इन टेम्पल भी आ जाते हैं। तो आपको ये बात पता होगी शायद कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनके ऊपर भी चार्जेबिलिटी बनती है, क्योंकि आई ऑफ लॉ ये बोलता है कि जो मंदिर के अंदर प्रतिमा रखी हुई है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और अगर मंदिर पे उनके नाम पे इनकम जनरेट होता है तो उन लोगों को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आगे और किन किन बातों पे डिस्कशन बन सकती है। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपका पर्सन के ऊपर ही जनरेट हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। 5 नंबर के लिए आपसे पूछ दिया गया है और ये 3 बार आया है आपका क्वेश्चन, 2012 में, 2016 में और 2017 में। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर बोला है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये अलग से पूछा था 2014 और 2017 में कि इसका स्टेटस पर्सन के रूप में किस में आप रखोगे। तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक लोकल अथॉरिटी है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट बता रहा है कि बी नंबर कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, तो ये बैंक है, लिमिटेड है, तो एक कंपनी के रूप में आएगा। मिस्टर अमिताभ बच्चन एक इंडिविजुअल है, दिख रहा है आपको। और डी नंबर बोल रहा है अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो फिर ये एक कंपनी बन गया। इसके बाद है ई नंबर पॉइंट में अ जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन लव एंड कुश, ये हो गया आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ पर मिल नहीं रहा है तो। कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है।
इसके बाद है एक्स एंड वाई हु आर लीगल हेयर्स ऑफ जेड। तो एक्स एंड वाई दो इंडिविजुअल हैं जो ग्रुप बनाए हैं, लीगल हेयर हैं किसके, जेड के। ये आपका आएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर। और लास्ट एक पॉइंट है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तो आपको बता दिया कि अकेला व्यक्ति ही ये चलाता है, तो ये आपका होगा एक इंडिविजुअल। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर और देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स आ सकता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको आगे के चैप्टर्स में मिलेगा। बेसिक्स में ये बातें बताई जाती हैं। सोर्सेस ऑफ इनकम, कोई भी पर्सन का कमाने का जरिया बहुत सारा हो सकता है। एक व्यक्ति कोई 3 तरीके से, कोई 5 तरीके से, कोई 10 तरीके से, कोई 15 तरीके से अर्न कर सकता है। तो आप जितने भी तरीके से अपनी इनकम जनरेट करते हो उन सबको रखा जाता है सोर्सेस ऑफ इनकम के अंदर। लेकिन आप सोच के देख लो, इतनी बड़ी आबादी है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सब लोग अपने अलग अलग इनकम को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो एक सिस्टम में मिसमैनेजमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स वालों ने क्या किया कि आपके सारे इनकम को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया और बोला ये गया कि भले ही आपके पास 3 तरह का इनकम हो, 8 तरीके का इनकम हो, 10 का हो, 12 का हो, 15 का हो, आप मैक्सिमम 5 कैटेगरी में ही कैटेगराइज करके उस इनकम को प्रेजेंट कर सकते हो। और उन सारे इनकम को नाम दे दिया गया हेड्स ऑफ इनकम। इसके ऊपर अलग से इंडिविजुअल चैप्टर्स भी है जो आप डिटेल में पढ़ोगे। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आ जाता है आपका पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, कि आपका सैलरी इनकम है तो वहाँ आ जाएगा, डिटेल में आप पढ़ लोगे इसको बाद में। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और बोला गया कि इन चारों हेड में जो इनकम नहीं आएगा वो आपका चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इन पांचों के अलावा आपका कोई अदर हेड नहीं होगा। और भले ही आपके पास 8 इनकम हो, 10 इनकम हो, 15 इनकम हो, आपको अपने सारे इनकम इस 5 हेड में ही कैटेगराइज करके दिखाने होंगे। ये पांचों हेड के इनकम को जब हम लोग समराइज वे में दिखा देते हैं तो उन सबको जोड़कर जो इनकम आता है हमारे सामने उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ छूट, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। उस कंडीशंस को अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो हमारे ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ छूट हमको डिडक्शंस के रूप में दिए जाते हैं। और वो डिडक्शन वाले छूट को माइनस करने के बाद जो इनकम आता है उसको हम लोग नाम देते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। और इसी टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर इसकी जो स्लैब रेट फिक्स की गई है, जो रेट, जो चार्जेस हैं, वो चार्जेस अप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किसी पर्सन को कितना टैक्स देना पड़ेगा। आगे देखते हैं और इससे रिलेटेड 3 पॉइंट और आया है आपके सामने। एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट। हाँ, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग तीनों का मतलब एक ही समझ जाते हैं कि तीनों का मतलब है छूट। रियल में तीनों का मतलब छूट ही है, लेकिन 3 टर्म ये अलग अलग जगह पे यूज होते हैं छूट के रूप में। कैसे यूज होते हैं देखिएगा। जैसे पहला लिखा है एग्जेम्पशन, तो एग्जेम्पशन में सेक्शन 10 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे इनकम को रखा गया जिसमें इनकम टैक्स वालों ने कहा कि ये इनकम अगर आपको मिलता है तो आपको इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में जब आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे तो उसको वहाँ दिखाओगे ही नहीं, ये छूट है। तो वो सारे इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम में कंप्यूट ही नहीं होते, कंसिडर ही नहीं होते, दिखाए ही नहीं जाते, वहीं पे छूट हो जाते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं एग्जेम्पशन। अब आ गया आपका सारा इनकम जोड़कर ग्रॉस टोटल इनकम। इसको छोड़कर उस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद जो छूट दिया जाता है, जो अभी मैंने जस्ट कहा, ग्रॉस टोटल इनकम में से जो छूट दिया जाता है कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करने पर, उस छूट को हम लोग नाम देते हैं डिडक्शन। और जब हमारा डिडक्शन माइनस होने के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम निकल जाता है, उस इनकम के ऊपर जब चार्जेबिलिटी होती है, मतलब टैक्स लायबिलिटी निकाला जाता है कि कितना टैक्स देना है। अब जब टैक्स कैलकुलेट हो गया कि आपको 40,000 टैक्स देना है, अब इस 40,000 के ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो भी आप पूरा करोगे तो आपको वहाँ पर भी टैक्स लायबिलिटी में से कुछ छूट मिल सकती है। तो टैक्स लायबिलिटी में से जो छूट मिलती है उसको हम लोग नाम देते हैं रिबेट एंड रिलीफ। तो तीनों का मतलब है छूट,
लेकिन तीनों का एरिया ऑफ ऑपरेशन अलग अलग है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जेम्पशन आपको लेना ही नहीं है, जैसे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, स्कॉलरशिप, ये सारे आते हैं। डिडक्शन के बहुत सारे सेक्शंस हैं अंडर चैप्टर रोमन 6 से 80C से लेकर 80U, पूरा इसके ऊपर एक डिटेल चैप्टर है, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। और फिर रिबेट एंड रिलीफ, ये आपको मिलता है किसके ऊपर, टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, कि कितना टैक्स आपको देना है, उसके ऊपर हम लोगों को जो छूट मिलती है उसको बोलते हैं रिबेट एंड रिलीफ। तो तीनों का मतलब है छूट, लेकिन एरिया अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट हम लोग और भी देख लेते हैं कि कुछ लास्ट एरिया है हमारा, ये आ गया टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन एंड टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप टैक्स के सारे रूल्स जो भी टैक्स के अंदर मेंशन किए हुए हैं उनको अच्छे से जानते हो तो आप ये प्लान कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर हम कौन सा इनकम जनरेट करेंगे तो हम टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ये हो जाता है हमारा टैक्स प्लानिंग। दूसरा है कि देखिए जितने भी नियम बना ले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स, कुछ भागने का तरीका, कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां हर जगह होती हैं। तो टैक्स लॉ में भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ लूप होल्स हैं। उस कमजोरियों को यूज़ करके अगर आप टैक्स बचा लेते हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं टैक्स अवॉइडेंस। लेकिन अगर आप चोरी करते हो, जैसे आपने इनकम कमाया बताया नहीं, छुपा लिया, या आपने इनकम कमाया उसमें खर्चे ज़्यादा दिखा दिए और ज़्यादा खर्चा दिखाने के कारण इनकम को कम करके दिखा दिया, तो इस सब गलत तरीक़ों से अगर आप अपना टैक्स बचाते हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं टैक्स इवेशन। और अगर आप टैक्स के सारे रूल्स को लेकर उसके एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट, रिलीफ, इन सब का बेनिफिट लेकर टैक्स प्लानिंग करते हो और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हो। प्लानिंग तो एक प्रोसेस, एक थॉट है। अब इस थॉट को जब आप अप्लाई करके अपना टैक्स बचाते हो तो इसका जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो आप तो उसको हम लोग नाम देते हैं टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स प्लानिंग एक थॉट है और टैक्स मैनेजमेंट आप बोल सकते हो कि उसका इम्प्लीमेंटेशन है। टैक्स अवॉइडेंस, आप टैक्स के कमियों को, उसके लूप होल्स को यूज़ करके आप टैक्स बचाते हो लीगली, लेकिन वो लीगल है तो वो आ जाता है टैक्स अवॉइडेंस के अंदर। और अगर आप इलीगल तरीके से छुपा कर, बचा कर, एक्सपेंस को ज़्यादा दिखाकर, चोरी करके टैक्स बचाते हो तो वो आ जाता है टैक्स इवेशन के अंदर। तो ये सारी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको आगे के चैप्टर्स में भी मिलते रहेंगे।